हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस बायोलॉजी में अपना जो जेनेटिक्स का टॉपिक है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपन जो समराइज वे के अंदर पढ़ते हैं। जनरल साइंस बायोलॉजी कंपेरेटिवली हम बोलेंगे कि ये टॉपिक जो है जेनेटिक्स आपका अदर जो टॉपिक्स हैं उनके कंपेयर के अंदर टफ टॉपिक रहता है। प्रोबेबली यहां से 1 to 2 क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर भी और आरआरबी के अंदर भी, दोनों के अंदर आपको पुट कर लिए जाते हैं। तो सिंपल आपको जो जेनेटिक्स है अपन कंप्रेस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, समराइज वे के अंदर, ताकि आप खुद से पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स, हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ये जो अपना कंप्लीट जो जेनेटिक्स का डिस्कशन रहता है। आज सिंपली अपन जो जेनेटिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो कि जेनेटिक्स बोला किसको जाता है। जेनेटिक्स है इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब वेरिएशन किस वजह से हो सकते हैं? वेरिएशन हो सकता है जीन फ्लो की वजह से, दैट मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जीन का फ्लो हो सकता है, या फिर जीन ड्रिफ्ट कर जाए। अच्छा, जीन ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि एक फिक्स पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया से उठ करके दूसरी जगह पर चली जाए। जैसे अफ्रीका की पॉपुलेशन है वो उठ करके अमेरिका वाली जगह पर चले जाए, तो वहां पर आपको जीन के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज जीन ड्रिफ्ट बोला जाता है इसे। या फिर म्यूटेशन की वजह से, दैट मीन जो सडन चेंज होते हैं, म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन हो सकता है। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। सिंपल आपको ध्यान में रखना है। अब जेनेटिक्स ये टर्म जो है, जेनेटिक्स जो टर्म है, ये सबसे पहले यूज किसने की? टर्म जो यूज की गई डब्ल्यू बैटसन के द्वारा। इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है, डब्ल्यू बैटसन के द्वारा सबसे पहले जो टर्म है जेनेटिक्स उसको यूज किया गया। इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ईयर भी भले से आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर ईयर आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट जो है एक सिंपल वे के अंदर आप ध्यान में रख सकते हो कि जेनेटिक्स जो टर्म है 1905 के अंदर बैटसन द्वारा यूज की गई थी जेनेटिक्स टर्म। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जेनेटिक्स के लिए बोला जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। काफी बार पढ़ा होगा आपने, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किनको बोला जाता है? जो मटर के पौधों पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में पूरी ब्रांच स्टेबलाइज्ड हो गई बायोलॉजी की। जो जेनेटिक्स के नाम से आगे जो ब्रांच चल रही है वो यहीं से जो स्टार्ट था, इसी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधों पर जिनको, अच्छा, मटर के पौधों की खूब वैरायटी होती है। जो गार्डन पी है, गार्डन पी, अब गार्डन पी के अंदर भी हम इसका बोटनिकल नेम पढ़े तो दैट इज पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जो बोटनिकल नेम है वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इन पर एक्सपेरिमेंट किए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके बाद में इनको रिकॉग्नाइजेशन मैं बोलूंगा, या फिर बोलूंगी लगभग 100 ईयर के बाद में लगभग इनका जो एक्सपेरिमेंट थे उन पर चर्चा हुई। मतलब जो पॉपुलेशन है उनको समझ में बाद में आया कि इन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या किया है। ये अपने टाइम से मान सकते हो आप, ग्रेगर जॉन मेंडल थे 100 ईयर आगे थे अपने एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने जो लिखा था उससे। तो सिंपल आपको ध्यान में रखना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मटर के पौधों पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, पादरी हुआ करते थे चर्च के अंदर ये। तो पाइसम सेटाइवम आपको इंपॉर्टेंट जो है नेम जो है ध्यान में रखना है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं जो आपको पूरा जो जेनेटिक्स का चैप्टर है उसको पढ़ने में भी हेल्प करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंट वे के अंदर हम जेनेटिक्स के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहला है एलील्स। एलील्स, तो एलील्स किनको बोला जाता है? हिंदी में लिखूं तो एलील, हिंदी में भी इस टाइप से लिखा जाता है एलील, ठीक है। तो एलील किनको बोला जाता है? दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जीन है, या फिर मैं बोलूं डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। अब डिफरेंट फॉर्म का क्या मतलब है? जीन हमेशा पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो हम जब भी प्रेजेंट करेंगे इनको, जब भी सिंबलाइज करेंगे तो पेयर की फॉर्म में करेंगे। जैसे मटर के पौधों के लिए अगर हम लेंथ वाइज देखें तो पहला टॉल, या फिर मैं लिखूं लंबे या फिर बोने, हिंदी के अंदर भी लंबे या बोने।
अगर लंबे पौधे हैं तो उस टाइम पर हम जो कैपिटल टी वर्ड यूज करते हैं, बोने हैं दैट टाइम स्मॉल टी वर्ड है वो यूज करते हैं। पेयर्स के अंदर होते हैं, इस वजह से हमने दो जो है वर्ड यूज किए हैं, टी के लिए स्मॉल टी, दैट मींस बोने पौधे हैं मटर के, और लंबे पौधे हैं तो हमने कैपिटल टी यूज किया है। अब ये डिफरेंट फॉर्म है, एक लंबा है दूसरा बोना है, किसके बेस पर? लेंथ के बेस पर हमने क्लासिफाई कर दिया। अब ये डिफरेंट फॉर्म हो गई, अलग अलग फॉर्म हो गई, तो ये अपने आप में क्या है, इनको कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोलोगे? दैट आर एलील्स, दैट आर एलील्स। तो एलील्स आप सिंपली समझ गए होगे, दैट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। वो किसी भी बेसिस पर हो सकती है, लेंथ के बेसिस पर या फिर आप कलर के बेसिस पर बोल सकते हो, पोड की साइज के बेसिस पर, पोड के कलर के बेसिस पर, सीड की साइज जो है, बीज है उनकी साइज के बेसिस पर या उनके कलर के बेसिस पर, मतलब आपने क्लासिफाई किया है, उनको फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया है। तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनको सिंपली बोला जाता है एलील्स। तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है एलील के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म है उसको मैं कंबाइंड वे के अंदर, दैट इज डोमिनेंट एंड थर्ड इज रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है? जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, जैसे लंबे और बोने पौधे का हमने संकरण करवाया, उस टाइम पर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेट करता है। किस हिसाब से? जैसे लंबे और बोने पौधे का हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, उस टाइम पर जो लंबा जो पौधा है उसका इफेक्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बना हुआ रहता है, फिर डोमिनेट करता है। जो बोने पौधे हैं, हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है, नेचर का रूल है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी को नेचर है आगे फॉरवर्ड करता है। सिंपल आपको ध्यान में रखना, ये बाय डिफॉल्ट रूल ऑफ द नेचर है कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होगा वो फिर लेंथ के बेसिस पर हो, कलर के बेसिस पर हो, या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, वही आगे प्रोसीड किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वही जीन ट्रांसफर किया जाएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। ये रूल है नेचर का, ठीक है। तो यहां पर लंबे और बोने पौधे हैं, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो लंबे पौधे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। और जो डोमिनेट नहीं है, जो प्रभाव अपना नहीं दिखा रहा है, जो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर भले ही से उसके अंदर जीन है जो बोने पौधे के भी हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, लंबे और बोने पौधे का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बोने पौधे के भी जो जीन्स है वो प्रेजेंट रहेंगे अगली वाली पीढ़ी के अंदर, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल और केवल, मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है वो लंबे पौधे की अपीयरेंस बनी रहेगी। दैट आर कॉल्ड एज डोमिनेटिंग, जो डोमिनेंट रहते हैं, और जो रिसेसिव जो फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखा पाते हैं या फिर हिडन रह जाते हैं, मैं बोलूंगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव सिंपल मीनिंग आपको समझ में भी आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इनके बारे में सिंपल समझना। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये दो टर्म क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपको पूछा जाता है कि भाई फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो फिनोटाइप दैट मींस आपको फिजिकली जो है देखना है, फिजिकली जो देखना है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, उसके बाद में आपको फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, लंबा है पौधा है फिर बोना है, तो फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, दैट टाइम हम बोलेंगे कि भाई फिनोटाइप है। अगर आपको जेनेटिकली देखना है, जेनेटिकली देखना है कि जीन कैसे हैं, जीन डिफरेंट है, तो जीनोटाइप का रेशियो भी डिफरेंट होगा। तो सिंपल अभी आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, दैट इज फिनोटाइप। एफ से एफ, जो पी से पी है वो मैच भी कर जाएगा आपको। फिनोटाइप दैट इज फिजिकली आपको देखना है, जीनोटाइप आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका, उस टाइम पर हम जो रेशियो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। अब इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से लिख के बताता हूं ताकि आपको इजी वे के अंदर समझ में आ पाएगा। जैसे मैंने आपको टॉल और लॉन्ग जो पौधे हैं, लंबे और बोने, लंबे के लिए हमने कैपिटल टी यूज किया, बोने के लिए स्मॉल टी यूज किया। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन करवा के बाद में जीनोटाइप और फिनोटाइप फाइंड करते हैं। जैसे इसका यहां पर, यहां ये और ये, तो ये सब पॉसिबिलिटी बनती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर आप फिजिकली देखोगे तो मैंने बताया था कि डोमिनेटिंग और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये सभी पौधे के अंदर जो लंबे पौधे हैं और बोने पौधे हैं दोनों के जीन प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली देखा जाएगा तो ये चारों पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं ये चारों,
दैट टाइम हम फिजिकली अगर इसको देखें तो फिनोटाइप के अंदर आप क्या बोलोगे कि ये फिजिकली जो है चारों ही लंबे हैं, दैट मीन्स 4, और 0 जो डिफरेंट है दैट इज 0, कोई भी अलग नहीं है, तो इसका रेशियो 4:0 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी सबके अंदर प्रेजेंट है, तो जीनोटाइप का रेशियो भी क्या हो जाएगा भाई, जीनोटाइप का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:0 हो जाएगा। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप किसी डिफरेंट के अंदर निकाल के देखते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो पाए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या चीज होती है। जैसे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अदर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सिंपली जो है हम नेक्स्ट जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी जो दोनों कैपिटल टी लंबे हैं, एक लंबा और एक बोना पौधा जो F1 जनरेशन से जो जनरेशन बनी है उसका प्रोडक्ट है, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद में जीनोटाइप फिनोटाइप लिखते हैं। यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये लंबा पौधा है, ये लंबा, ये शुद्ध लंबे हैं, दैट मींस इनके अंदर जीन भी जो लंबे पौधे के ही है और आपको जो फिजिकली अपीयरेंस है वो भी लंबे पौधे की आएगी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये शुद्ध लंबे नहीं, शुद्ध लंबे होने का मतलब क्या है कि इनमें जो बोने पौधे हैं उनके जीन भी प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेट होने के कारण जो लंबे पौधे के गुण है वही दिखाई देते हैं। इस वजह से सारे पौधे आपको फिजिकली देखोगे तो कैसे दिखाई देंगे, ये लंबा होगा, इसके अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये लंबे दिखाई देंगे, बाकी ये इसके अंदर जीन ही लंबे हैं तो इस वजह से ये लंबा दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों ही जो है लंबे जो हैं, अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की बात करें तो चारों ही कैसे हैं, लंबे, और जो अलग कैरेक्टरिस्टिक है वो कोई नहीं है, दैट इज 0 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप जीनोटाइप बोलोगे, फिनोटाइप हमने फिजिकली देखा है, अब जीनोटाइप देखोगे तो कैपिटल टी ये दोनों जीन एक जैसे हैं, ये दोनों जीन हैं एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक जैसे हैं, दैट मींस 2 तो ये प्रेजेंट है और 2 ये प्रेजेंट है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2। सिंप्लीफाई करोगे तो आप 1:1 लिख सकते हो। तो यहां पर जीनोटाइप का रेशियो ये हो गया और फिनोटाइप का रेशियो ये हो गया। इसके अंदर हमने जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इनको भी लंबाई क्यों बोला है, इनको भी लंबे क्यों बोला है, क्योंकि इनके अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से लंबा पौधा है वो ही अपना इफेक्ट दिखा पाता है। तो फिनोटाइप कैसे लिखा जाता है, जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है, सिंपल आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में आपको फ्रीक्वेंट वे के अंदर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेमो जो है होमोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये दो टर्म हैं, इनके बारे में सिंपल वे के अंदर समझते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस दैट मींस जिनके अंदर जो जीन प्रेजेंट हैं वो एक ही जैसे हैं, जैसे लंबे और बोने पौधे का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो कैपिटल टी दोनों लंबे हैं, बोने हैं तो दोनों बोने हैं, हम कलर के बेसिस पर भी ले सकते हैं, दैट मींस दोनों ही जीन है वो एक ही टाइप के हैं, दैट टाइम होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसको बोलेंगे, जिसके अंदर लंबा है एक बोना प्रेजेंट है, तो डिफरेंट हो गए दोनों जीन जो हैं, दोनों जीन कैसे हो गए, डिफरेंट जीन हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो सिंपल मीनिंग है होमोजाइगस किसको बोलते हैं, जिनके अंदर सेम टाइप के जीन प्रेजेंट हो, दैट मींस बोथ जीन आर सेम। अगर बोथ जीन डिफरेंट है दैट मींस हेट्रोजाइगस। तो सिंपल मीनिंग है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में, सिंपल आपको ध्यान में रखना। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं, जो जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से जेनेटिक्स ब्रांच है वो भी शुरू होती है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने, मैं आपको बताया कि जो गार्डन पी है जिसका बोटोनिकल नेम लिखे हम दैट इज पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, इन पर एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक किस किस के लिए और कितने कैरेक्टरिस्टिक लिए, इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक लिए प्लांट के वो 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए। अब 7 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो फ्लावर के लिए, तो फ्लावर के लिए आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि फ्लावर के लिए इन्होंने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक लिया दैट इज कलर के बेस पर, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिया पोजीशन के बेस पर। जो कलर के लिए जो फ्लावर का कलर है और फ्लावर की पोजीशन है उनके बेस पर इन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है
सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने लेंथ वाइज जो आपको एग्जांपल भी दे रहा था मैं कि पौधे की लेंथ कैसी है, लेंथ के अंदर लंबा है या फिर बोना पौधा है, तो उसके बेस पर इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक अलग लिया। लेंथ कैसा, जिसके लिए हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी वर्ड यूज किया था, दैट इज आप जो है इसके लिए यूज करोगे, जिसको हम फ्रीक्वेंट वे के अंदर लेंथ का आपको एग्जांपल भी दिया था। कलर के अगर हम बोले फ्लावर के बेस पर, तो कलर और पोजीशन के बेस पर इन्होंने जो अलग कैरेक्टरिस्टिक लिया, तो टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए, 1, 2 एंड 3। तो इसको सेकंड नंबर दे देता हूं, उसको थर्ड नंबर दे देता हूं। इसके बाद में जो पोड है, फली को बोला जाता है, जो फली होती है ना, मटर की फली होती है, उसको बोला जाता है पोड। अब पोड के बेसिस पर इन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, पोड का कलर और पोड की साइज। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीड, जो है सीड का कलर और सीड की साइज, कलर और साइज के बेसिस पर। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक है। इन पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी किया और उसके बाद में इन्होंने जो अपने लॉ दिए, 3 लॉ दिए इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसी से आपको जो है अपना क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। जो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में, जो सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके बारे में, और जो इंडिपेंडेंट असोरमेंट का लॉ है उनके बारे में हम जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जस्ट एज ए रिवीजन आप ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, कितने एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किन पौधों पर किया, मटर के पौधों पर। बोटोनिकल नेम पूछा जाए तो इसका सिंपल आपको पाइसम सेटाइवम। कितने कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने स्टडी किए, 7 कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले लेंथ का जो एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, फ्लावर की साइज और पोजीशन के बेस पर, पोड फली जिसको बोलते हैं, कलर और साइज के बेसिस पर, शीड है जो बीज है मटर के, उनके कलर और साइज के बेसिस पर। टोटल 7 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है मटर के, उनके बेस पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया। और नेक्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन जो अगर पेरेंट से पहली जनरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन से जो हम बोलते हैं कि जनरेट हुई है, उसको F1 जनरेशन बोला जाता है। आपको सिंपल ध्यान में रखना है, जो पेरेंट्स हैं उनसे जो फर्स्ट जनरेशन जो होती है, जनरेट होती है, उसको F1 जनरेशन बोला जाता है। अब इन F1 जनरेशन का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में जो जनरेट होगी उसको बोला जाता है F2 जनरेशन। तो ये टर्म आती है, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है। तो आपको सिंपल वे के अंदर ध्यान में रहना चाहिए दोनों के बारे में, कि जो सिंपल F1 और F2 जनरेशन है किन के बारे में बात कर रहा है, सिंपल बात। नेक्स्ट है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बारे में सिंपल बताता हूं मैं आपको। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड कब बोलते हैं, जब हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे हमने जो केवल लंबा, जो लेंथ के बेसिस पर केवल लेंथ को एक लिया, जरूरी नहीं है लेंथ को लो आप कलर के बेसिस पर ले लो या फिर फ्लावर की पोजीशन के बेस पर ले लो, लेकिन एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेना आपको, उसके डिफरेंट, जैसे पोजीशन के बेस पर हमने लिया तो एक ही हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बेस पर ले रहे हैं, तो केवल लेंथ, एक लंबा और दूसरा बोना, केवल लेंथ का कैरेक्टरिस्टिक लिया। दैट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जैसे हमने लंबा पौधा ले लिया और बोना पौधा ले लिया, इनका जो हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो इसको क्या बोला जाएगा, मोनो हाइब्रिड। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको, जो संकरण है उसको क्या बोला जाएगा, मोनो हाइब्रिड बोला जाएगा। अब अकेला कोई भी हो सकता है, कलर के बेस पर भी ले सकता हूं, या फिर हम बोल सकते हैं जो सीड की साइज है उसके बेसिस पर ले सकता हूं, कोई भी एक ले लिया मतलब आपने। डाई हाइब्रिड कब, जब आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक ली। डाई का मतलब सिंपल, 2 से सिंपल मीनिंग है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर आप स्टडी करते हो, 2 कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने लिए और उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया आपने, दैट टाइम कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। तो सिंपल मीनिंग है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का। अब मोनो हाइब्रिड में आपको सिंपल है, फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर पूछा जाए, तो हम पहले भी जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। मोनो हाइब्रिड के अंदर आपको जो है पूछा जाए तो हम सिंपल जो है, आप पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में। तो हमने जो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर जो है F1 जनरेशन जो हुई थी, जिसके अंदर हमने फिनोटाइप जीनोटाइप लिखा भी था, तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है, फिनोटाइप पूछा जाए दैट मींस 4:0, जीनोटाइप आपको पूछा जाए दैट मींस 4:0। तो मोनो हाइब्रिड के अंदर जो F1 जनरेशन है उसके अंदर आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो कैसा है। अब इसके अंदर आपको पूछा जाए कि अगर ये जो जनरेशन पैदा हुई है F1 जनरेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए, कैसे हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे आप इस टाइप से।
इससे जो जनरेशन पैदा होगी दैट इज F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के अंदर मोनो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको सिंपल फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाए कि आपको बोला जाए कि फिनोटाइप कितना होगा जीनोटाइप कितना होगा, तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है अगर फिनोटाइप आपको पूछा जाए दैट टाइम कॉल्ड एज 3:1 और जीनोटाइप के लिए आपको सिंपल पूछा जाए दैट इज कॉल्ड एज, आपको जो है मैं इसको डिस्प्ले करके वापस से एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसके अंदर जो ये रेशियो हम लिख रहे हैं इसके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, आप वापस से जो देख लीजिए इसके अंदर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। इसका यहां करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका यहां पर करवाया दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका यहां पर करवाया दैट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका यहां पर करवाया दैट इज स्मॉल टी। अब यहां पर कैपिटल टी कितने हैं, फिनोटाइप की बात कर लेता हूं सबसे पहले मैं फिनोटाइप की बात कर लेता हूं। ये कैसा है लंबा, ये कैसा है, इसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये लंबा है, ये लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है, तो तीन तो लंबे पौधे हो गए। फिजिकल अपीयरेंस देख रहा हूं क्यों, क्योंकि फिनोटाइप है, तो फिजिकल अपीयरेंस दैट मींस तीन तो लंबे हैं और एक बोना है, तो फिनोटाइप कितना बोला जाएगा 3:1 बोला जाएगा। अब नेक्स्ट देखता हूं जीनोटाइप, दैट मींस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, एक कैसा है लंबा, एक कैसा है बोना, और यहां पर आपको सिंपल कैपिटल टी कितने हैं 2 है, अलग मार्क कर देता हूं मैं इनको, कैपिटल टी कितने हैं 2 है, स्मॉल टी कितना है 1 है, और जो हाइब्रिड है वो कितना है 1 है, तो इसका रेशियो कितना होगा, आपका जो कैपिटल टी है उसके लिए हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज, आप सिंपल लिखोगे कि इसके लिए आपको जो अगर 2 प्रेजेंट है यहां पर, ये जो है कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, ये जो है सिंगल 1% है, ये जो है सिंगल 1% है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, और ये यहां पर 2 कितने परसेंट हैं कैपिटल टी वाले 2% हैं, स्मॉल टी वाले कितने परसेंट हैं, स्मॉल टी वाले सिंगल जो है यहां पर 1% है, और जो मिक्स जो हाइब्रिड बना है वो कितना है जो सिंगल परसेंट है, तो 1:2:1 है, वो हमने जीनोटाइप का रेशियो दे दिया। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि F2 जनरेशन ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, जो आपका F2 जनरेशन है किसके अंदर है, मोनो हाइब्रिड के अंदर, जो जनरेशन F1 जनरेशन से जो पैदा हुई है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो उससे जो जनरेशन बनी, ये जनरेशन कौन सी है F2 जनरेशन है, इनके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो लिखना। इसी प्रकार से अगर हम जो डाई हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में पढ़े, जैसे आप सीड के लिए मैंने बोला कि जो शेप और कलर के बेसिस पर, जैसे हम सीड के लिए ले लेते हैं, सीड की शेप और कलर के बेसिस पर 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए मैंने, जो शेप और कलर के बेसिस पर 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए तो क्या नाम बोला जाएगा, दैट इज डाई हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक आप ले लेते हो दैट टाइम कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो कितना होगा, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि अगर F1 जनरेशन के लिए बोले हम, यहां पर भी F1 जनरेशन F2 जनरेशन, तो F1 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का ही रेशियो 16:0। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि F2 जनरेशन है, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अगर जीनोटाइप का रेशियो बोला जाए 9:3:1, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अगर यही आपको फिनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाए आपको, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है 121, 122 और केदी नंबर 421, ये आपको जो रेशियो है वो इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलना है। इस टाइप से लिख देता हूं 1:2:1, 1:2:2, 4:2:1, ठीक है। तो ये आपको जो रेशियो है F2 जनरेशन के अंदर, किसके अंदर है F2 जनरेशन के अंदर, जो आपका डाई हाइब्रिडाइजेशन है, डाई हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसका रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको दोनों रेशियो हैं वो ध्यान में रखना है, 121, 122 और केदी नंबर 412, इस टाइप से 421 नहीं 412 है, 412, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको देना है 121, 122 और 412, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, और F2 जनरेशन है उसका फिनोटाइप का रेशियो 9:3:1 इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखने। पूछ लिया जाता है आपको जो एनसीईआरटी है उसके अंदर तो केवल और केवल जो है आपको ये है फिनोटाइप का रेशियो दिया हुआ है, जीनोटाइप का भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा वापस से आपको लिख के बता देता हूं मैं कंप्रेस फॉर्म के अंदर। अगर मोनो हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको सिंपल लिखना है कि F1 जनरेशन है, उसके लिए आपको सिंपल पूछा जाए कि F1 जनरेशन के अंदर आपको पूछा जाए मोनो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितना रेशियो है, दैट इज कॉल्ड एज 4:0 हमने बोला, दैट इज कॉल्ड एज 4:0। अगर आपको F2 जनरेशन के अंदर दोनों के अंदर ही
आपका फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप। अगर आपको F2 जनरेशन के अंदर ये फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, F2 जनरेशन के 3:1 ये फिनोटाइप का, जीनोटाइप का आपका जो सिंपल हमने लिखा 1:1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो डाई हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको जो अगर F1 जनरेशन है 16:0 फिनोटाइप और जीनोटाइप का दोनों का रेशियो। अगर F2 जनरेशन के लिए पूछा जाए तो फिनोटाइप का 9:3:1, ठीक है। और अगर जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाए तो 121, 122 और 412, ठीक है। तो ये आपको सिंपल है 121, 122 और 412। तो ये किसका रेशियो है, जीनोटाइप का, किसके अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रख के चलना है, जो काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट जो है मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। 3 इनके लॉ है। पहला डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। तो इनको आपको बेसिक स्टडी करना है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। तो ये जो 3 लॉ है सिंपल है। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग पार्ट लेते हैं, जो जीन है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, दैट इज इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अलग अलग पार्ट लेते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेट करता है एक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम सिंपल बोल के चलते हैं। तो मेंडल के 3 लॉ हैं जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद में जो है लॉ प्रेजेंट किए, उनको आपको सिंपल ध्यान में रख के चलना है कि लॉ ऑफ आपको सेग्रीगेशन बोला जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको आपको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है, सिंपल दोनों एक ही नाम है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं जिस टाइम पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, स्मॉल टी अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जिस टाइम पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर दोनों जीन्स हैं वो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट होकर के अलग अलग जो है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं अपना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो है मेंडल के लॉ हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक्स का पार्ट है उसको आपको ध्यान में रख के चलना है और इसके बारे में अपना स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना कोर्स है इसके अंदर अपन ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो एएलपी जो है और जेई दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो अपना कोर्स है उसके अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अपना फिजिक्स का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है और केमिस्ट्री का पोर्शन है, तीनों को अपन ने कवर किया है, ठीक है। तो अभी जो दिवाली का जो अपना टाइमिंग है इस बीच में जो आप मैक्सिमम अलाउेबल आपको डिस्काउंट है वो आप कॉन्टेक्ट करके जो है इसको अपना जो कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपना, वो अपना खुद से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपन ने जेनेटिक्स है उसका डिस्कशन किया। आपको इन चीजों को वापस से रिवाइज करना है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इनके बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू डियर।